हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर, ग्लोब पृथ्वी का नमूना, ग्लोब सैंपल ऑफ अर्थ। तो बच्चों, जब हम कह रहे हैं कि ये एक नमूना है, ये एक सैंपल है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्लोब है वो अर्थ का एक छोटा वर्जन है। आप अपनी अर्थ को देखेंगे स्पेस में तो आपको भी अपनी अर्थ बिल्कुल ग्लोब के जैसे ही दिखेगी। अब यहाँ पर बात यह आती है बच्चों कि जब हम ग्लोब बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आपकी समाज की अध्यापिका हूँ। तो आज आप लोग इस कक्षा में अपने समाज का बुक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। और आपका जो पहला अध्याय है उसका नाम है ग्लोब, पृथ्वी का नमूना, ग्लोब सैंपल ऑफ द अर्थ, ठीक है। इस संपूर्ण अध्याय में बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हो ग्लोब के बारे में, ठीक है। जो ग्लोब है ना बच्चों, इसको ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे पृथ्वी का हुबहू नमूना है, ठीक है। ग्लोब देखोगे तो हम सब देखिए पृथ्वी को देख तो नहीं सकते अपनी आंखों से, ठीक है। तो बच्चों ग्लोब को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम लोग देख सके कि हमारा पृथ्वी दिखता कैसा होगा, ठीक है। तो आइए चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी हमारा निवास स्थान है, यह हमारी भूमि है। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसका अध्ययन एक छोटे प्रारूप, मॉडल पर सरल हो जाता है। इस प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा निवास स्थान क्या है, हमारा घर है। और हमारा घर कहाँ पे है, हमारा घर हमारे पृथ्वी पे है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों लास्ट में क्या आता है कि हमारा पृथ्वी ही हमारा निवास स्थान है, ठीक है। और पृथ्वी हमारी भूमि भी है क्योंकि उसी भूमि पे तो हम रहते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग बच्चों एक साथ पूरे के पूरे पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारी पृथ्वी को देखने के लिए एक मॉडल के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। और उस मॉडल का नाम है ग्लोब। ये रहा आपका ग्लोब का चित्र, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, देखिए, ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है। पृथ्वी की तरह ही यह भी गोल होता है। जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। एक समय में ग्लोब पर पृथ्वी के आधे भाग को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो ग्लोब है हमारा वो हमारे पृथ्वी का बहुत ही छोटा सा मॉडल है, ठीक है। जिस तरीके से पृथ्वी अपने क्या अपनी धुरी पे घूमती रहती है, उसी तरीके से बच्चों हमारा जो ये ग्लोब है ना वो भी घूमता रहता है। देखिए, ये देख रहे हो आप, ये जो है ना बच्चों, यही आपका क्या कहलाता है, ये धुरी कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो ऐसा ही एक धुरी बच्चों हमारी पृथ्वी की भी है, जिस पर पृथ्वी हमारा घूमता रहता है, ठीक है। पृथ्वी हमारी इस पर घूमती रहती है, ठीक है। और बच्चों देखिए, एक समय पे आप आधा ही हिस्सा ग्लोब का देख सकते हो, और अगर ग्लोब का अगर आपको दूसरा हिस्सा देखना होगा तो आपको ग्लोब को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में ग्लोब पर पृथ्वी के दोनों भाग दिखाए गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपका ग्लोब का दोनों चित्र बना हुआ है, मतलब पृथ्वी के दोनों हिस्से यहाँ पे बने हुए हैं। ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए आप देख सकते हो ग्लोब में ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है हमारा, ठीक है। चलिए, तो इस चित्र में देखिए आपको क्या दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में कुछ भागों को लाल रंग से और कुछ भागों को नीले रंग से दिखाया गया है। नीला रंग पानी वाले भाग को दर्शाता है और लाल रंग भूमि वाले भाग को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि भूमि वाले भाग से पानी वाला भाग बहुत बड़ा है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको दो दो कलर ज्यादा दिख रहा होगा, लाल रंग और नीला रंग, ठीक है। तो जो लाल रंग से है बच्चों, वो लाल रंग हमारा जमीन का हिस्सा है, ठीक है। और जो नीला है वो क्या है, वो हमारा पानी का हिस्सा है। तो इस पूरे ग्लोब के चित्र को देखिए, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जो नीला वाला हिस्सा है वो लाल के तुलना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि हमारे पृथ्वी पे पानी ज्यादा है हमारे धरातल के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे महासागर के बारे में। आई होप आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है महासागर के बारे में, कितने महासागर होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पृथ्वी पर पानी वाले बहुत बड़े भाग को महासागर कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द महासागर ये क्या होता है। तो महासागर का मतलब ये होता है बच्चों, जो पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है उसी को महासागर कहा जाता है, ठीक है। चाहे आपके नदी के पानी हो, चाहे आपका लेक का पानी हो, ठीक है, किसी का भी पानी वो लास्ट में जाके आपको महासागर में ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पृथ्वी पर 4 महासागर है। हमारे पृथ्वी में कितने महासागर मौजूद है?
4 है। तो सबसे पहले बच्चों बारी आती है हमारे प्रशांत महासागर की, फिर आती है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर की, ठीक है। और इन चारों महासागरों में बच्चों, इनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, ये सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। और हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम हिंदुस्तान पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारे 4 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। तो ये तो हो गया महासागर के बारे में। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग महाद्वीप के बारे में। इसके भी बारे में वैसे आप लोग पढ़ चुके हो। देखिए, पृथ्वी का सारा भूभाग बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है। पृथ्वी के इन बड़े बड़े टुकड़ों को महाद्वीप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस ग्लोब के चित्र में आप देख सकते हो, ये जितना भी हमारा धरातल वाला हिस्सा है, इसको हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी बटे हुए हिस्से हैं ना, यही आपके महाद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, संसार में 7 महाद्वीप है। हमारे पास कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। उनका नाम है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। और आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो देखिए बच्चों, हमारे संसार के जो 7 महाद्वीप है, उनका नाम है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो देखिए हमारा देश एशिया महाद्वीप में है। हमारा देश जो हिंदुस्तान है बच्चों, वो किस महाद्वीप में है? वो आपका एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये पूरे साल बर्फ से आपका ढका रहता है। ग्लोब के गोले का सबसे ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहलाता है और इसके सबसे नीचे का भाग दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो ग्लोब है ना, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम नॉर्थ पोल यानी हमारा उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। देखिए, ग्लोब पर प्रदर्शित विभिन्न स्थानों को देखने के लिए इसे आसानी से इसकी दूरी एक्सिस पर घुमाया जा सकता है। और अगर आप तो देखिए, ग्लोब पर प्रदर्शित विभिन्न स्थानों को देखने के लिए इसे आसानी से इसकी धुरी एक्सिस पर घुमाया जा सकता है। तो बच्चों, आप लोग ना ग्लोब को घुमा सकते हो कोई भी जगह देखने के लिए, ठीक है। पृथ्वी की तरह ग्लोब भी अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहता है। तो देखिए बच्चों, ये जो धुरी शब्द है, ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये काला वाला हिस्सा, यही इसका धुरी है। तो जब आप इसको घुमाओगे ना, तो ये घूम जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरा क्या है आपका। देखिए, अब बच्चों बारी आती है धुरी को समझने की। धुरी क्या है? अभी तो मैंने आपको जनरल टर्म का मतलब बताया। देखिए, धुरी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, धुरी किसी वास्तविक या काल्पनिक रेखा को धुरी एक्सिस कहा जाता है, जिसके चारों ओर कोई वस्तु घूमती रहती है। बच्चों, धुरी का मतलब होता है ये काल्पनिक लाइन होती है जिसपे कोई चीज घूमती रहती है निरंतर, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी की धुरी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक पृथ्वी के बीचों बीच अंदर से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी की धुरी है ना, ये भी काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है। चलिए देखिए आगे और क्या है। ग्लोब पर हम बहुत सी छोटी बड़ी व वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार रेखाएं देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप ग्लोब को देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी छोटी बड़ी आपको वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार जैसी रेखाएं आपको दिखाई देंगी आसानी से। ये काल्पनिक रेखाएं विभिन्न स्थानों की स्थिति जानने के लिए खींची जाती है। और बच्चों, ये सारी की सारी रेखाएं ना काल्पनिक हैं, ये हकीकत में हमारी पृथ्वी पे ड्रॉ नहीं की हुई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल बच्चों हम मनुष्यों ने ही किया है। क्यों किया है? ताकि हम किसी भी स्थिति को, किसी भी स्थान को जान पाए वो कहाँ पे है, ठीक है। ग्लोब पर दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य से खींची गई वृत्ताकार रेखा विषुवत रेखा इक्वेटर कहलाती है। तो बच्चों, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर का मतलब होता है ग्लोब के जो बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है, उसी को कहा जाता है आपका विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर के दोनों तरफ आपके दोनों पोल होते हैं, एक तरफ ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है आपका, ठीक है।
इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और इक्वेटर क्या काम करता है बच्चों? इक्वेटर हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, इसके ऊपर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तथा नीचे का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये देखिए इस तरीके की, ये आपका ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और बच्चों एक और चीज, जो भूमध्य रेखा होता है ना, ये हमेशा 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये हमेशा 0 डिग्री पे जो होगा वो आपका इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले अक्षांश रेखाएं। अब ये क्या होती है देख लीजिए। देखिए, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम तक खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड कहलाती हैं। देखिए बच्चों, जो ग्लोब पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो खींची जाती है, जो एक काल्पनिक लाइन जो खींची जाती है, उसको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, ये रेखाएं ग्लोब के चारों ओर समांतर होने के कारण समांतर अक्षांश रेखाएं भी कहलाती हैं। और देखिए, ये जो रेखाएं होती है ग्लोब में हर तरफ एक तरीके से, मतलब एक जैसे आकार में खींची हुई होती है। ठीक है, इसीलिए इनका एक और नाम है, इनका नाम है समांतर अक्षांश रेखाएं, पैरेलल लैटिट्यूड्स। ठीक है, समांतर होने के कारण ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और एक और बात बच्चों, ये समांतर रेखाएं होती हैं, इसीलिए ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये कभी मिलती ही नहीं है, तो काटेंगी कहां से। ठीक है, चलिए, अक्षांश के मध्य की रेखा होने के कारण विषुवत रेखा को निर्देशक रेखा माना गया। देखो, अक्षांशों के बीच में कौन सी रेखा होती है? हमारी विषुवत रेखा होती है, इसलिए विषुवत रेखा को निर्देशक रेखा माना गया है। ये देखिए, ये बीच में ही आपका भूमध्य रेखा है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, चलिए, इसी के आधार पर अन्य रेखाओं को, ठीक है, क्रम दिया जाता है। तो बच्चों इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर जो और सारी रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची हुई होती है उनको आधार दिया जाता है। ठीक है, इन रेखाओं को 0 से 90 तक अंशों में मापा जाता है। ठीक है, तो इनके मापदर्शक क्या होते हैं बच्चों? 0 से लेकर 90 तक इनको मापा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा को अंश माना गया है और विषुवत रेखा को बच्चों इसका अंश माना गया है। ठीक है, इसके उत्तर तथा दक्षिण में 90-90 अंश है। और अगर आप इसके उत्तर देखोगे तो उत्तर में भी 90 है और नीचे देखोगे दक्षिण में, उसमें भी 90 है। ये देखिए, अगर आप यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे भी ये 90 है और यहाँ नीचे भी आपका 90 मिलता है। ठीक है, चलिए, सुविधा के लिए इन्हें 10-10 अंशों की दूरी पर खींचा जाता है। और बच्चों, हमारी सुविधा के लिए हम मनुष्य ने इनके बीच में कितने का गैप रखा है? 10-10 अंशों का गैप रखा हुआ है। ठीक है, उत्तर के अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण के अक्षांशों के साथ दक्षिणी अक्षांश लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, जो उत्तर के अक्षांश होते हैं उसको हम ये ऊ से दर्शाते हैं और जो हमारे दक्षिण के अक्षांश होते हैं वो द से लिखा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और बच्चों, इन सारे अक्षांश रेखाओं में कौन सी सबसे बड़ी रेखा है? विषुवत रेखा जो होती है। ठीक है, अंशों को दर्शाने के लिए डिग्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, इन अंशों को दर्शाने के लिए इन अंशों को दर्शाने के लिए बच्चों डिग्री का प्रयोग किया जाता है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 90 डिग्री आपका। ठीक है, चलिए, अब इसके आगे देखिए बच्चों क्या है आपका। और देखिए, ध्रुवों की ओर जाते समय अक्षांश रेखाएं क्रमश छोटी होती जाती हैं। तो देखिए बच्चों, चाहे आपका दक्षिणी ध्रुव हो चाहे आपका उत्तरी ध्रुव हो, जब भी ये रेखाएं ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, चाहे उत्तर में जाए या दक्षिण में जाए, तो इनकी जो क्या होती है, इनका जो लंबाई होता है ना, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश केवल बिंदु मात्र रह जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये बिंदु मात्र रह जाते हैं उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में, ये बिल्कुल बिंदु मात्र रह जाते हैं। ठीक है, चलिए, विषुवत रेखा के अतिरिक्त भी कई अन्य अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, विषुवत रेखा के अलावा हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं हम लोगों ने खींची हुई हैं। ठीक है, इन्हें अपने विशेष नाम से जाना जाता है, इनका ना एक विशेष नाम होता है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटती हैं। और बच्चों, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है हमारे पृथ्वी को अलग अलग जलवायु में बांटती हैं। ठीक है, ये है जैसे कौन कौन से उसमें बांटती हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहला बच्चों आपका आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा की कौन सी डिग्री होती है, यानी कौन सी अक्षांश होती है? वो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर आपका आता है बच्चों मकर रेखा आता है। मकर रेखा है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, फिर आता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा की वैल्यू है बच्चों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिका रेखा की वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है,
चलिए अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं बच्चों। ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, देशांतर का शाब्दिक अर्थ देश का अंतर होता है। देशांतर का मतलब बच्चों ये होता है, ये देश और अंतर दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब देशों के बीच के अंतर को ये बताते हैं, ठीक है। यहाँ भी देशांतर को इसी अर्थ में लिया गया है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक लंबवत खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखाएं देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। तो देखिए बच्चों, उसमें क्या होता है, लैटिट्यूड्स में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स में हम लोग वेस्ट से ईस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट लाइंस ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। देशांतर रेखाओं में हम लोग क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक रेखा खींचते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हम रेखा खींचते हैं और इनको कहा जाता है अर्धवृत्ताकार रेखाएं, यानी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इनमें प्रत्येक रेखा की लंबाई समान है और जिस तरीके से जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये एक बराबर होती हैं, तो बच्चों इनमें भी क्या होता है, इनकी भी लंबाई बिल्कुल एक जैसी होती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है और बच्चों ये एक दूसरे के समांतर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये सभी रेखाएं दोनों ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमारा लैटिट्यूड कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। ये मार्ग में पड़ने वाली सभी अक्षांश रेखाओं को काटती हैं और ये एक दूसरे को काटती हैं, ये इसीलिए मिलते हुए जाती हैं, ठीक है। इन्हें देशांतरों के व्याम्योत्तर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। एक ध्रुव से प्रारंभ होने वाले याम्योत्तर परस्पर कोण बनाते हैं। तो बच्चों ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये कोण बना देते हैं, ठीक है। किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बच्चों इसका कितना योग होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अंततः प्रत्येक ध्रुव से 360 याम्योत्तर खींचे जा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूड आपके 360 डिग्री पे ही खींचे जाते हैं, ठीक है। सुविधा के अनुसार ये 15-15 डिग्री के अंतर से खींचे जाते हैं। लैटिट्यूड्स आप 10-10 के अंतर पे खींचते हो, लॉन्गिट्यूड्स बच्चों आप 15 डिग्री के अंतर में आप खींचते हो, ठीक है। चलिए देखिए, देशांतर के सभी व्याम्योत्तर या रेखाएं लंबाई में बराबर होती है और इनकी भी लंबाई बच्चों बराबर होती है, ठीक है। किसी निश्चित अक्षांश पर इसके मध्य की दूरी समान होने के कारण इनकी गणना कहीं से भी प्रारंभ की जाती है। वैसे इनकी दूरी एक जैसी होती है तो इसके लिए जरूरी नहीं कि इसकी गणना किसी एक जगह से शुरू करोगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। विवादों से बचने के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने एकमत होकर लंदन नगर के एक विशेष स्थान ग्रीनविच वेधशाला से होकर जाने वाले देशांतर को 0 डिग्री नाम दिया। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो बच्चों देखिए, किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक जगह चुन लिया कि यहां से जाने वाली जो हमारी रेखा है, देशांतर रेखाएं हैं, यहीं से सबको नापा जाएगा। तो वो 0 डिग्री उसको नाम दिया गया और वो है आपका इंग्लैंड में, मतलब लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ये वहीं से जो देशांतर जाती है तो उसी देशांतर को माना जाता है कि यही फोकस पॉइंट है, अब यहीं से सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, ठीक है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे क्या आपको लिखा है, इस रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री से प्रारंभ होकर 180 तक देशांतर रेखाएं खींची गई है, ठीक है। तो बच्चों ये कहां से खींची जाती है, 1 से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में होती है, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व तक पश्चिम में होती हैं। तो बच्चों देखिए, जो हमारा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है वो उत्तर से दक्षिण होती है, उसी प्रकार जो देशांतर हमारी रेखा है वो पूर्व से पश्चिम तक की तरफ ये खींची जाती है। मध्याह्न रेखा के पूर्व की रेखाएं पूर्वी देशांतर, देखिए जो मध्याह्न रेखा के पूर्वी तरफ है उसे हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, तथा जो पश्चिम की तरफ है उनको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना। अब बच्चों आपके पास एक ग्लोब है और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब इंडिया हमारा भारत देश कहाँ पे, आप उसकी लोकेशन बताइए, तो कैसे बताओगे, अभी हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ग्लोब पर खींची गई देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ग्रिड क्या है, ये देखिए, ये जो भी आपको ये खींचा हुआ है ना, इसी को बच्चों कहा जाता है ग्रिड, ठीक है। ग्रिड विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में सहायता करता है और ये ग्रिड क्यों खींचे गए हैं, ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन को पता कर सके, ठीक है। यदि हमें दिल्ली की स्थिति ज्ञात करनी है तो हम ग्लोब में देखेंगे कि दिल्ली 28.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77.2 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखाओं के मिलान बिंदु पर स्थित है। अगर जैसे कोई आपसे ये पूछता है कि दिल्ली कहाँ पर है ये बताइए, तो बच्चों इसके लिए आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जैसे दिल्ली की जो लोकेशन है ना वो 28.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है तथा वो 77.2 डिग्री 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पे है, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों वैल्यूज को जब आप ग्लोब पे ऐसे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब हम दिल्ली का स्थान निर्धारण करने के लिए ग्लोब पर 28.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींचते हैं। इसके पश्चात 77.2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं ठीक वही स्थान दिल्ली कहलाता है। तो देखिए, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों खींचोगे, ठीक है। तो जहां पे भी एक दूसरे को कट करेंगे सबसे पहले आप 23.6 डिग्री अक्षांश रेखा खींचोगे, फिर आप खींचोगे 77.2 डिग्री देशांतर रेखा। तो जहां भी अक्षांश और देशांतर दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे आपका दिल्ली का लोकेशन होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखते हैं कि समय और देशांतर, अब समय और देशांतर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक देशांतर रेखा को 24 घंटे में एक बार सूर्य के सामने से गुजरना पड़ता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्लोब पे कितनी देशांतर रेखाएं 360 है, ठीक है। 360 का मतलब ये बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ना ये अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक बार क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक देशांतर रेखा को कितना देर लगता है, 24 घंटे का समय मिलता है ताकि वो सूरज के सामने आ जाए, ठीक है। जो देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है उस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है, अर्थात वहां दिन के 12 बजे होते हैं। और बच्चों उस क्षण जब वो जगह सूरज के सामने होती है इसका मतलब क्या है कि वहां पे उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। इसी समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। 12 बजे का मतलब है कि हमारा जो सूर्य होता है हमारे सर के एकदम ऊपर होता है, ठीक है। जबकि उस देशांतर के ठीक विपरीत वाले देशांतर पर अर्धरात्रि होती है, अर्थात रात्रि के 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। तो जहां पे बच्चों जिस जगह पे दोपहर के भी 12 बज रहे हैं अगर आप उसके उल्टे डायरेक्शन में देखोगे तो वहां पे क्या होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमारा दिन और रात पूरा होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देशांतर पर 24 घंटे में एक बार दोपहर मध्याह्न अवश्य होता है, इसलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अब देखो बच्चों बात है कि देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर देशांतर रेखा में 24 घंटे में से एक बार दोपहर का समय होता है और दोपहर का समय मतलब मध्याह्न का समय, तो इसीलिए इनका एक और नाम मध्याह्न रेखा भी है, ठीक है। पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती रहती है इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य पहले निकलता है और ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर बाद में। तो देखिए बच्चों पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का डायरेक्शन क्या है, घूमने को पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी धुरी पे ये घूमता रहता है बच्चों तो हमारा जो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम ये ग्रीनविच मेरिडियन हमारा जो प्राइम मेरिडियन है बच्चों, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में प्राइम मेरिडियन के पूर्व में जितनी भी जगह होंगी वहां पे सूरज सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। और ग्रीनविच मेरिडियन के बाद में क्या, बाद वाले जगहों पे सूरज बाद में निकलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के तौर पे बच्चों आप ये देख सकते हो, देखिए उदाहरण के लिए भारत, लंदन तथा ऑस्ट्रेलिया के एक ही समय में वहां की घड़ियों के समय का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो भारत, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जो है तीनों के समय में एक जैसा क्या होता है, इनकी घड़ियों का समय आप एक साथ उदाहरण के तौर पे किसी को भी दिखा सकते हो, ठीक है। भारत में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब लंदन में प्रातः काल के 6:30 बजते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उसी समय साय के 4 बजते हैं। तो देखिए बच्चों जब हमारे भारत में दोपहर का 2 बज रहा होता है तो उस समय लंदन में सुबह का 6:30 बज रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में उसी समय बच्चों शाम के 4 बज रहे होते हैं। देखा मतलब 5-5 घंटे का फर्क होता है, ठीक है। इसका कारण स्पष्ट है कि भारत 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका वजह क्या है बच्चों
कि इसका वजह यह कि जो हमारे भारत की लोकेशन है ना वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। लंदन ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, और लंदन कहाँ पे 0 डिग्री पे, क्योंकि यहीं से ग्रीनविच मेरिडियन गया है, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत से और भी पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, भारत से वो और भी पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। देशांतर रेखाओं पर आधारित विभिन्न देशों के समयों में अंतर के कारण ही इन्हें देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। और बच्चों देखिए, देशांतर रेखाओं पे हमारे जितने भी देश बसे हुए हैं, ठीक है, इन सभी देशों के समय में भी अंतर होता है, जिसे हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्लोब पर भारत की स्थिति, अब बच्चों हम ये देखेंगे हमारे ग्लोब में हमारा भारत देश कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमारा भारत, अगर आप विश्व पटल पे बात करोगे तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल अगर आप बात करोगे तो हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत 84 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों से 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारत का दक्षिणतम मतलब एकदम एंड पॉइंट हमारे भारत का कहाँ है साउथ इंडिया में, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद तथा चेन्नई से होकर गुजरती है। तो बच्चों हमारी ये प्रमाणिक देशांतर रेखा इलाहाबाद और चेन्नई से होकर गुजरती है, और इसकी वैल्यू है आपका 82 डिग्री 30, ठीक है। ओके, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और बच्चों जो हमारी कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल मध्य से होते हुए जाती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, तीनों ओर से सागरों से घिरा होने के कारण भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है। अब बच्चों हमारा जो भारत देश है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। इसके तीनों ओर समुद्र स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी है। अब बच्चों हमारे तीनों तरफ हमारे देश के पानी है, इसीलिए हमारे भारत की जलवायु मानसून वाली है, ठीक है। यह देश यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक दक्षिणी और पूर्वी एशियाई देशों के व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। और हमारा भारत देश है बच्चों जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक और दक्षिणी और पूर्वी एशियाई देशों में क्या करता है, बिजनेस पैटर्न का यानी बिजनेस रूट का ये काम करता है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, देखिए ये हमारे विश्व का क्या है, ये हमारे विश्व का मानचित्र है बच्चों। अब देखिए आप लोग इसमें, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, आर्कटिक वृत्त, एशिया है, ये अफ्रीका है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया है। ये तो बच्चों हमारे हो गए सारे क्या, हमारे ये महाद्वीपीय भाग हो गए। अब बच्चों महासागर की अगर आप बात करते हैं, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, और ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये है आपका विषुवत रेखा जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर के हिस्सों में बांटती है, ठीक है। ओके, अब इसके नीचे देखिए बच्चों, ये है आपका मकर रेखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप पूर्वी गोलार्ध की बात करोगे तो जो हमारा भारत है वो केंद्र में है, बिल्कुल ठीक है। इसे एशिया का उप महाद्वीपीय कहा जाता है बच्चों, इसे हमारे एशिया महाद्वीप का उप महाद्वीपीय यानी सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एक भूखंड जो शेष महाद्वीप से पृथक विशिष्ट लक्षणों, भौतिक, वनस्पति, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि से युक्त होता है, उसे उप महाद्वीपीय कहा जाता है। अब ये उप महाद्वीपीय शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए बच्चों, एक ऐसा भूखंड वाला भाग, ठीक है, एक ऐसे जमीन का टुकड़ा जो अपने बाकी के महाद्वीप से बिल्कुल अलग होकर क्या कर रहा है, अलग से अलग होके भी वो क्या है, उसमें सब कुछ है। जैसे इसमें भौतिक, वनस्पति, सांस्कृतिक, भौगोलिक, यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको उप महाद्वीपीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। अब आइए देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने ये पढ़ा है, ग्लोब हमारी पृथ्वी का छोटा सा मॉडल फॉर्म है, ठीक है। ग्लोब के गोले का ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और ग्लोब का जो गोला है ना उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं
खींची जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हमारा इंदिरा पॉइंट है वो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सब लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपना अभ्यास कार्य पूरा करना है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आप लोगों की अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से ग्लोब में हमने हर एक पार्ट ऑफ अर्थ को मेंशन किया है। इसके साथ साथ हमने अंश देखे, हमने देशांतर देखे और हमने और भी चीजें देखी। हमारे महाद्वीप भी थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ग्लोब के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।